हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 जो सामाजिक विज्ञान है उसके महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे भी देखने वाले हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसे भी देखने वाले हैं एंड जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है उसे भी देखने वाले हैं और जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सब उत्तर के साथ सब कुछ देखा जाएगा। तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा ही हर एक सब्जेक्ट का प्रोवाइड किया जा रहा है और आप लोगों की जो एजुकेशन सिस्टम है उसे तेज बनाया जा रहा है ताकि आप भी 95% अचीव कर सके और आप भी टॉपर बन सको। तो यह पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100.1% पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। यहां आप पॉइंट देखो, देश का नाम है कि आपका जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ है वो किस देश से हुआ है, ठीक है। यहां आपके पास ऑप्शन है ए जर्मनी, वी है या फिर का है जर्मनी, खा है इटली, गा है फ्रांस, घा है इंग्लैंड। तो अब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दिया जाए और आप लोग अगर नहीं जानते हो तो जान जाओगे। इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो यहाँ जो आपका राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था तो वो आपका सही आंसर है फ्रांस। फ्रांस से जो हुआ था ना राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था, तो किस देश से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, तो यहां से आपको पता चल गया कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है? फ्रांस देश से। प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय कहां स्थित है। लाइक आपको मुख्यालय पूछा गया है तो आपके ऑप्शन है ए वाशिंगटन, वी है या फिर खा है जिनेवा, गा है न्यूयॉर्क एंड घा है ऑस्ट्रिया। तो देखो आपके पास 4 ऑप्शन हैं और आपको पता होगा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और थोड़े सामान्य ज्ञान टाइप के होते हैं तो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ जो आपका सही आंसर है वो है न्यूयॉर्क। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, ठीक है, समझ में आया। अगला देखो, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। जो कपास की खेती है उसके लिए कौन सी मृदा मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखो यही है। यहां आपके पास कपास की खेती के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त है। यहाँ का है काली मृदा, खा है जलोढ़ मृदा, गा है लाल मृदा एंड घा है कोई नहीं। तो कपास की खेती के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मृदा है वो है कपास, का से काली मृदा। काली मृदा सबसे ज्यादा उपयुक्त है कपास की खेती के लिए। जहां कपास की खेती की जाती है वहां काली मृदा अगर होगी तो कपास की खेती काफी अच्छी होगी और हाँ वहां काफी अच्छे कपास का उत्पादन होगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। मतलब 2 या अधिक, जो 2 से 4 5 6 10 जितने देश हैं। तो का है आंतरिक व्यापार, खा है बाहरी व्यापार, गा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, घा है स्थानीय व्यापार। देखो जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होते हैं ये देशों से रिलेटेड नहीं होते, बाहरी व्यापार भी देश से रिलेटेड नहीं होते। स्थानीय व्यापार तो एक दूसरे के स्थान से होते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जो आपका व्यापार होता है वो होता है एक देश से दूसरे देश के कांटेक्ट में, यानी कि एक देश से दूसरे देश, तीसरे देश, अधिक देश भी हो सकते हैं। तो यहाँ जो अंतरराष्ट्रीय है ये बिल्कुल सही है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सभी क्वेश्चन को पढ़ो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, किस बांध से संबंधित है, यह भी पूछा जा सकता है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का है सतलुज बांध, खा है हीराकुंड बांध, गा है नागार्जुन बांध, घा है सरदार सरोवर बांध। तो यहाँ आपके पास 4 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं और आपको याद होगा कि आखिर ये किस बांध से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कई बार कराता हूं क्योंकि ये सारे VIMP क्वेश्चंस होते हैं तो मैं हो सकता है कि कराया हूं। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या हो सकता है वो आप लोग गेस कर लो, फिर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही आंसर होगा वो है सरदार सरोवर बांध पर स्थित है कौन? नर्मदा बचाओ आंदोलन। ओके, अगला है निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है।
का पूंजी, खा लाभ, गा सेवाएं, घा कर। देखो जो होता है लाभ, लाभ अगर आप मतलब उत्पादन होगा तभी तो लाभ होगा, और सेवाएं जब आपके पास पैसे होंगे तभी आप दूसरे से सेवा ले सकते हो, ठीक है। एंड कर, कर भी नहीं है यहाँ से। जो पूंजी है एक ऐसा साधन है जिससे उत्पादन किया जा सकता है, मतलब उत्पादन का एक साधन है, क्योंकि अगर अगर आपके पास पूंजी है तो आप बढ़िया सा व्यापार कर सकते हो, दुकान खोल सकते हो, बढ़िया सा स्कूल खोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अगर आपके पास पूंजी है। यहां से मैंने वीआईएमपी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, मतलब जितने भी नहीं थे, 6 जो वीआईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। 6 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लो। जितने मैंने 6 वीआईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किया है वो सारे नोट कर लो, क्योंकि ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इन सारे क्वेश्चन को दिया है। और ये आपके जो 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको दे दिया। अब आप लोग इसे याद कर लेना, पहला क्वेश्चन से आप लोग देख लो, पहले क्वेश्चन से, और सारे आप लोग नोट कर लो। यहाँ आपका चौथा क्वेश्चन है और यहाँ 2 क्वेश्चन, फिर हम लोग अतलग उत्तरीय प्रश्न पर चलेंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। चलो अतलग उत्तरीय प्रश्न पर देखो। अतलग उत्तरीय प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, पहला देखो ध्यान से पढ़ो, मैं आपके लिए बहुत अच्छे से लिखा हूं। लिखा हुआ है कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया। मतलब गांधी जी, अब देखो जब गांधी जी थे, गांधी जी इसी दौड़ भाग दौड़ में अपना जिंदगी व्यतीत कर दिया जब ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों का शासन था भारत पर। कहाँ था? भारत पर। अब जब इनका शासन था तो अंग्रेज जो होते थे ना, या इंडिया को गुलाम बनाए रखते थे। लाइक अगर एक ट्रेन थी, ट्रेन, और उसमें मतलब इंग्लैंड के लोग बैठते थे, तो इसमें मतलब इंडिया के लोग बैठते थे तो इन्हें काला लोग माना जाता था, क्योंकि इंग्लैंड के लोग गोरे लोग होते थे। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मतलब इंडिया वालों को बेकार माना जाता था, उनको अच्छे मतलब नौकरियां नहीं दी जाती थी। इंडिया चिड़ियों यानी कि सोने की चिड़िया थी, लेकिन इसे खराब कर दिया। ऐसे में कुछ गांधी जी ने अपने पक्ष में हिंद स्वराज के असहयोग के पक्ष में लिखा है, आओ देखते हैं, ध्यान से देखो, याद रखना। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में सन याद रखना 1909, ठीक है, में कहा था, क्या कहा था, कहा क्या था कि 1909 याद रखना, और पुस्तक का नाम हिंद स्वराज है, ठीक है। कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। अगर भारत में ब्रिटिश का शासन हुआ तो भारत के सहयोग से हुआ, भारत के लोगों के सहयोग से हुआ। क्यों? क्योंकि अगर एक घर है, देखो समझना, अगर एक घर है और उसमें अगर चोर चोरी करने आएगा तो केवल चोरी करके चला जाएगा, लेकिन अगर घर के परिवार से सहयोग मिल गया तो वो चोर डेली चोरी करने आएगा और डेली लूट कर जाएगा। उसी प्रकार से इंडिया वाले के लोग जो थे ब्रिटिश शासन से मिल गए, और ऐसे में वो यहां अपना पूरा मतलब लेकर आ गए और यहां ठहर गए और पूरा शासन कर लिया। अब यहां यही लिखा हुआ है कि सहयोग से स्थापित है, भारतीय लोगों के सहयोग से स्थापित था, और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल रहा था। अगर भारतीय लोग ना चाहें, भाई भारतीयों की पूरी जनसंख्या और उनकी ज्यादा से ज्यादा कितने लोग थे, कुछ ही लोग आए होंगे इंग्लैंड से यहाँ, और इतनी बड़ी जनसंख्या में क्या हुआ कि वो लोग भारत को गुलाम बना लिए, ठीक है। अब भारत पर कब्जा कर लिए, भारत वाले लोग इनके गुलाम हो गए। ऐसे में बहुत असंभव काम है, लेकिन फिर भी हो गया था, ठीक है। कारण चल पा रहा था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें, अगर भारत के एक भी लोग इनका सहयोग ना करें, जितने भी लोग हैं जो सहयोग कर रहे हैं, अगर अपना सहयोग वापस ले लें, लाइक 5 लोग मिले हुए थे भारत के, तो 5 लोग अपना सहयोग वापस ले लें, तो क्या हो जाएगा कि तो साल ही भर के भीतर ब्रिटिश शासन ठह जाएगी और स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी। तो ओनली 365 दिन यानी कि 1 साल के अंदर जो ब्रिटिश शासन है, जो भारत के लोगों को गुलाम बनाया कर रखा है, वो बेकार हो जाएगा, ठह जाएगा, जो कभी मतलब ठह जाएगा अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें। और 1 साल के अंदर क्या हो जाएगा, अपना स्वराज्य स्थापित हो जाएगा। मतलब ये ठह जाएंगे तो अपना स्वराज्य, स्वतंत्रता, मुझे स्वतंत्रता मिल जाएगी और आप लोग जहां इच्छा गए वहां जा सकते हो, घूम सकते हो, टहल सकते हो, किसी की गुलामी नहीं करोगे। तो यहां से यही चीजें लिखा गया, और ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके भारत में आए और भारत पर कब्जा किया, हाँ, तो भारत के लोगों का ही हाथ था, तभी ये हुआ। ऐसे में ये आपको समझ में आ गया कि महात्मा गांधी ने अपने हिंद स्वराज पुस्तक में क्या लिखा था, और यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला देखो, यहां आपको मैं 2 संसाधन के बारे में बात करने वाला हूं, और दोनों संसाधन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे में आप लोग दोनों संसाधन को समझ लीजिए।
तभी आपके लिए फायदेमंद होंगे। ठीक है, देखो लिखा हुआ है पहला संसाधन। जैव संसाधन तथा अजैव संसाधन क्या होते हैं ये आपको बताना है, और आई होप कि आप लोग जानते होंगे जैव संसाधन अजैव संसाधन के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पहले जैव संसाधन, जैव मतलब होता है जीव, और जीव मतलब होता है जीवन, मतलब जैव मतलब होता है जीव, जिसमें जीव हो, और जीव मतलब होता है जीवन यापन करना। अगर जिसके अंदर जीव होगा तो वो खुद काम करके अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, खाना खा सकता है, सब कुछ अपने हाथ से कर सकता है। लाइक अगर बात की जाए प्राणी जगत, तो वो भी मतलब वनस्पति जगत, सब अपना खुद का भोजन बना लेते हैं। मनुष्य खुद का भोजन बना लेता है, कहीं से भी लाते हैं लेकिन हाँ बना लेते हैं। तो जैव संसाधन वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, जिसमें जीव होते हैं। अब जीव मंडल से होती है जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मनुष्य, प्राणी जगत, वनस्पत जगत आदि। ठीक है, यहां तक आपको जैव संसाधन के बारे में सब कुछ समझ में आ गया। जैव संसाधन अगर आपसे कोई पूछे तो आप तुरंत बता दो कि वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, जिसमें जीवन यापन होता है, जैव संसाधन कहलाता है। अजैव संसाधन के बारे में कोई पूछे तो वैसे मैंने लिखा नहीं है, तो मैं आपको समझा देता हूं। और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं पढ़ाता हूं तो आप लोग ध्यान से पढ़ो, सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, अजैव संसाधन में क्या है कि वे सारे संसाधन जो निर्जीव, जिसमें जीव नहीं होते हैं, अजैव होते हैं, जैव नहीं होते, वो जीव नहीं होते, वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल वही है, चट्टान, धातुएं, यही सारे एग्जाम्पल हैं। चट्टान और धातुएं। यहां से जैव संसाधन और जैव संसाधन दोनों के बारे में समझ में आ गया। ये आपके 2 लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो गए, 2 मार्क आप भैया पक्का कर लो। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखो आप लघुत्तरीय प्रश्न लिखा है, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हो, कोई 2 उदाहरण दीजिए। तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एंड तृतीयक क्षेत्र। तो यहाँ तृतीयक क्षेत्र के बारे में देखो, इसके अंतर्गत क्रियाएं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते। इसके अंतर्गत जो क्रियाएं होती हैं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती, बल्कि सेवाओं का उत्पादन करती हैं, सेवा करती हैं जन, और ये क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती है। जो तृतीयक क्षेत्र है यही प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती है। एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर, वकील, या फिर वकील, डॉक्टर, परिवहन सेवाएं। देखो डॉक्टर भी किसी की मदद ही करता है, सेवा ही करता है, वकील भी किसी की सेवा ही करता है, एंड जो परिवहन तो सेवाएं हैं ही, परिवहन सेवाएं। ठीक है, तो यहां से आपकी मैंने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट VIMP अति लघुत्तरीय प्रश्नों को कंप्लीट करा दिया। यहां से आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगा, और आप 100.1% पढ़ सकते हो जिस तरह से मैंने बताया है। ठीक है, और आप लोग याद कर लेना, नोट्स बना लेना फटाफट, सभी लोग अच्छे अच्छे नोट्स सुंदर सुंदर, और उसे आप लोग हमेशा याद करना, रटना, जितना बार याद कर सकते हो सामाजिक विज्ञान उतना ज्यादा रटो, रटना पड़ेगा। सामाजिक विज्ञान ये समझने वाली चीज नहीं है, इसे आप रटो जितना रट पाओ। और हाँ, आप सुबह जरूर आधा 1 घंटा दे दिया करो सामाजिक विज्ञान को, थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो। लघुत्तरीय प्रश्न में आपको इटली का एकीकरण पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। लघुत्तरीय प्रश्न का 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां से आप इटली का एकीकरण देखो। पहला, 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में विभाजित हो गया। 19वीं सदी के मध्य, ये 19वीं सदी की बात है जब इटली 7 राज्यों में, कितने, 7 राज्यों में विभाजित हो गया था। और दूसरा पॉइंट है, 1830 ईस्वी के दशक में जोसेफ मैंजनी ने एकीकृत गणतंत्र के रूप में इटली के एकीकरण के लिए प्रयास किया। 1830 ईस्वी की बात है, 1830 ईस्वी के दशक में जोसेफ मैंजनी,
कौन है? जोसेफ मेंज़नी ने एकीकृत गणतंत्र के रूप में इटली के एकीकरण के लिए प्रयास किया। 3 नाम आएंगे अभी आगे, चलो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। देखो, पहला मेंज़नी, काबूर एवं गैरिबाल्डी, वही हैं जोसेफ मेंज़नी ही हैं, ने मिलकर इटली का एकीकरण संभव बनाया। 3 लोग मिलकर इटली का एकीकरण संभव किए थे, जोसेफ मेंज़नी, काबूर एवं गैरिबाल्डी। ये 3 लोगों ने मिलकर इनकी एकीकरण को संभव बनाया था। ठीक है, और अगला पॉइंट है 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया। किसको? इमैनुअल द्वितीय को इटली के एकीकरण का राजा घोषित कर दिया। और यहाँ लास्ट है, इस युद्ध में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिक भी भाग लिए। भाग लेने का अर्थ है मदद किया और अच्छे मतलब दुश्मनों को पराजित किया। ठीक है, बढ़िया बढ़िया सैनिक जो थे वो भाग लिए। यहां से मैंने एक लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट कराया, इंपॉर्टेंट है इसीलिए आप लोगों को बता दिया गया। एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसे मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो फिर आप लोग जानते होंगे, नहीं पढ़े हो तो यहाँ मैं पढ़ा देता हूँ। फिर और भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोगों के लिए लाया जाएगा, ऐसे में आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। अब यहां आप लोग लिख लेना कि फ्रांस की क्रांति के निम्नलिखित कारण हैं। यहां आप ऐसे लिख लेना, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है तो वो आप लिख लेना, फिर यहां स्टार बना देना। आप लोग बनाइए नहीं, हम बना रहे हैं। पहला, अयोग्य शासन। अयोग्य शासन, जो शासन योग्य ना हो, मतलब ऐसा शासन जिसका कोई योग्य ना हो, वो होता है अयोग्य शासन। ये शासन जो था काफी मतलब बेकार था। अब ऐसे में ये शासन पर भी जनता सहमत नहीं थी, तो इसीलिए जिस शासन पर जनता ना सहमत हो, पूरी जनता ही उस शासन को बंद करना चाहती है भाई, वो है अयोग्य शासन। जैसे फ्रांस की क्रांति के समय लुई वंश का शासन था, लुई वंश जो कि काफी बेकार शासन था, जो जिद्दी तथा कर्तव्यहीन शासन था और यह सुधरने का पक्षधर नहीं था। लाइक जो जिद्दी शासन था, कोई भी अगर जनता है, जनता इनके प्रति बोल दे उल्टा तो भाई उन्हें मार डालता था। कर्तव्यहीन, कोई कर्तव्यहीन नहीं था, मतलब कार्य करने का मतलब अंदर से कोई जुनून नहीं था, और यह सुधरने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए इसकी जनता विरोध कर रही थी। इसीलिए जो है ना, जनता इस शासन की विरोध कर रही थी भाई, जो अयोग्य शासन है, जो जिद्दी है, कर्तव्यहीन है, और अगर जो जनता कहे उस पर ध्यान ना दे, वो सुधरने के लायक नहीं है, तो ऐसे में यही तो होता है कि ये अयोग्य शासन होता है। इसकी जनता इसीलिए विरोध कर रही थी कि यह शासन जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, ऐसा शासन की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां आपको पहला समझ में आ गया होगा। दूसरा, मध्यम वर्ग। यहां पर औद्योगिक क्रांति के कारण मध्यम वर्ग को उदय हो गया था। लाइक जब क्रांति हुई तब मध्यम वर्ग को भी थोड़ा दिया गया, लाइक जिसमें छोटे उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, अध्यापक और वाले अधिकारी आते थे। यह वर्ग जो था नवीन विचारों और राष्ट्रीय भावना से उत्प्रेरित था। पहले इनका कोई भी मजा नहीं था, पहले कोई भी इनका नाम नहीं था। क्यों? क्योंकि पहले वो लोग आते थे जो राजा लोग थे, उनसे ज्यादा मिलन होता था, लाइक उनसे ज्यादा लुई वंश खुश रहता था। लेकिन जब ये क्रांति हुई तो क्रांति होने के कारण मध्यम वर्ग का ज्यादा उदय हुआ। लाइक अगर कोई वकील है, अध्यापक है, डॉक्टर है, आईएएस है, पीसीएस है, अधिकारी है, तो ये सारी चीजें मध्यम वर्ग में जब क्रांति होने के बाद इन सारी चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया, इन सारे को ज्यादा महत्वपूर्ण दिया गया। यह वर्ग नवीन विचारों, राष्ट्रीय भावना से उत्प्रेरित था। ये जो था नवीन विचार था इन लोगों के और राष्ट्रीय भावना से उत्प्रेरित था। अगला देखो, यहां आम जनता की दयनीय स्थिति। इस शासन या फिर लुई वंश का शासन जब था, शासन उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग जहां विकासशील जीवन व्याप्त कर रहा था, वहीं आम जनता की स्थिति बहुत दयनीय थी। लाइक जो कुलीन वर्ग जिसमें बड़े बड़े राजाओं आते थे, वो सारे लोग अच्छे से जीवन यापन कर रहे थे एक दूसरे से। लेकिन अब यहाँ जो आम जनता थी, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं थे, जो किसान थे, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय थी। उनकी स्थिति देखने लायक नहीं थी, वो खाने के लिए नहीं थे, उस पर उनके पास अगर तबीयत खराब हो जाए तो तबीयत ठीक करने के लिए पैसे नहीं थे, डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में ये जो थी शासन काफी बेकार थी। ठीक है,
स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। इस समय फ्रांसीसी सरकार ने लोगों की स्वतंत्रता पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए, यहां तक कि अनेक धार्मिक विश्वासों पर भी प्रतिबंध लगा दिए। और अगर पॉइंट जानते हो तो लिख लेना, मैंने 4 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता दिए हैं इस लॉन्ग क्वेश्चन में फ्रांस की क्रांति में। और भी पॉइंट लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी इतना बहुत ज्यादा है, आप बढ़ा चढ़ा कर थोड़ा लिख देना लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहां से मैंने कई सारे क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का डिस्कस कर लिया है। अब बच्चा पार्टी, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो और आपको कोई दिक्कत ना हो, अपने अंदर से दिल से कोई दिक्कत ना हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना और इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेना। अपने एक इंपॉर्टेंट नोट्स बना लो, सामाजिक विज्ञान का एक अलग, साइंस का अलग, मैथ का अलग, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, जितने सब्जेक्ट है उनका एक एक इंपॉर्टेंट नोट्स बनाओ। एक तो नोट्स होता है जो पढ़ाया जाता है चैप्टर्स, और एक होता है इंपॉर्टेंट नोट्स, वो बना लो और सभी का बढ़िया से नोट कर लो। तो यहां से अगर ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।